टॉपिक ओसीएम चैप्टर 2 ट्रेड, जिसके अंदर आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है इंपोर्ट प्रोसीजर। इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है और उसके कितने प्रोसीजर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सपोर्ट प्रोसीजर के बारे में जाना था, जो काफ़ी लेंथी प्रोसेस भी था, काफ़ी बड़े मतलब काफ़ी सारे उसमें हमें काम करने पड़े थे, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लेने थे, फिर काफ़ी सारे अथॉरिटीज से हमें परमिशन लेनी थी। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें करने के बाद जाकर हमारा जो एक्सपोर्ट प्रोसीजर ख़त्म हुआ था। वैसे ही इंपोर्ट प्रोसीजर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर्स रहते हैं इसके, मतलब काफ़ी मुश्किल काफ़ी लंबा प्रोसेस रहता है एक इंपोर्ट करवाने के लिए। तो सारे जो प्रोसेसेस है आज हम उन सब प्रोसेसेस को जानने वाले हैं कि किस तरह से एक देश से दूसरे देश में प्रोडक्ट्स को मंगवाया जाता है। मतलब हमें कोई भी प्रोडक्ट बाहर देश से मंगवाना होता है सो दैट वो किस तरह से मंगवाते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में आपको मिलने वाली है। ठीक है, नाउ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इंपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है, उसके बाद उसके प्रोसीजर्स को देखेंगे। बेसिकली इंपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है जब भी कोई हम प्रोडक्ट दूसरे कंट्री से परचेस करते हैं और अपने देश में लेके आते हैं, उसी को हम इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं। ठीक है, इसी को बेसिकली इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं। जैसे एक्सपोर्ट में कैसा होता था, हम अपना प्रोडक्ट दूसरे देश में बेचते थे, सेल कर देते थे। तो यहाँ पे हम उल्टा करेंगे, हम दूसरे कंट्री से कोई प्रोडक्ट को खरीद लेंगे, अपने देश में लेके आ जाएंगे, इसी को हम इंपोर्ट ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट करवा लेते हैं प्रोडक्ट को। नाउ यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उसके लिए काफ़ी लेंथी प्रोसेस होती है, मतलब काफ़ी सारे प्रोसीजर्स होते हैं, काफ़ी सारे स्टेजेस को करना पड़ता है, तब जाके ये जो इंपोर्ट ट्रेड का प्रोसीजर है वो खत्म होता है। ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ी प्रोसीजर है, जहाँ ये आपको दिख ही रही है चार्ट, इतने सारे यहाँ पे स्टेजेस है और पॉइंट्स, उसके अंदर ही काफ़ी सारे और स्टेप्स है। तो सारे स्टेप्स को हमें फॉलो करना होगा, उसके बाद जाकर हम एक इंपोर्ट करवा सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। ओके, एक एक करके सारे जो स्टेजेस है उन्हें देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेज है वो है प्रिलिमिनरी स्टेज। बेसिकली ये वो स्टेज है जहाँ पे अभी हम कोई भी डीलिंग वीलिंग नहीं किए, यहाँ पे सिर्फ हम अपनी तैयारी कर रहे हैं एक इम्पोर्टर बनने के लिए। मतलब हमें इम्पोर्टर बनना है, हमने सोच लिया है कि हम दूसरे देश से प्रोडक्ट मंगवा कर इम्पोर्ट करेंगे, तो डेट उसके लिए अभी हम सिर्फ तैयारी कर रहे हैं प्रिलिमिनरी स्टेज के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले हम एक लाइसेंस अपना बनवाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट लेंगे, मतलब एक लाइसेंस ले लेंगे कि हाँ अब मतलब सर्टिफाइड है कि अब हम कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भिजवा सकते हैं, मंगवा सकते हैं ना। उसके बाद हम एक परमानेंट अकाउंट नंबर लेंगे, दिस इज पैन कार्ड। पैन कार्ड जो होता है उसी को परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं। तो डेट वो इनकम टैक्स अथॉरिटी से वो ले लेंगे। उसके बाद हम जो जीएसटी फॉर्मेलिटीज है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो भी टैक्सेस रहते हैं, वो सारी फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करने के बाद जाकर हमारा जो रजिस्ट्रेशन का काम है वो तो खत्म हो जाता है। मतलब अब हम लोग तैयार है एक इम्पोर्टर बनने के लिए ना। उसके बाद हम काम करते हैं, अपना दूसरे स्टेप में चले जाते हैं जो है निगोटिएशन। निगोटिएशन का मतलब होता है डिस्कशन करना, मतलब अब हम करेंगे इंक्वायरी। यानी कि अब जो भी हमें प्रोडक्ट की डीलिंग करनी है, मान लीजिए कि मुझे पेन खरीदना है, तो डेट सबसे पहले तो मैं अलग अलग कंट्री के जितने भी ट्रेडर्स होंगे जो वो पेन बनाते हैं, जो भी सप्लायर होंगे, उन सबको मैं सबसे पहले इंक्वायरी भेजूंगा, उनसे पता करूंगा कि वो कितने में प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कितना दिन लगाते हैं प्रोडक्ट बनाने की, उनकी क्वालिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ों को मैं सबसे पहले क्लैरिफाई करूंगा। जैसे अगर नॉर्मल लाइफ में ही देखें, अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना होता है, मान लीजिए जैसे कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो हम एक दुकान में थोड़ा सीधा जाके खरीद लेते हैं, हम 4-5 दुकान में जाते हैं, देखते हैं कहाँ पे अच्छा कपड़ा मिल रहा है, कितने में मिल रहा है, दाम वाम देखते, क्वालिटी देखते, उसके बाद जाकर वहां से प्रोडक्ट को खरीदते हैं ना, एक दुकान से फिर खरीदते हैं। तो डेट ऐसे ही हम काफी सारे ट्रेडर्स का चेकिंग करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, और फिर ऐसे 10-20 ट्रेडर्स का इंक्वायरी करने के बाद हम एक ट्रेडर को सिलेक्ट करेंगे। नाउ यहाँ पे हमने नेगोटिएशन कर लिया, यानी कि डिस्कशन कर लिया है काफी सारे ट्रेडर्स के साथ, उसके बाद हमने एक सिलेक्ट भी कर लिया। अब यहाँ पे प्रिलिमिनरी स्टेज खत्म हो जाता है। अब क्योंकि हमने सिलेक्ट कर लिया कि हाँ अब हमें इंपोर्टर बनना है, बट जो भी हम प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं उससे रिलेटेड हमारे कंट्री के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं, कुछ नियम कानून होंगे, उनसे हमें फॉलो भी करना होता है। तो डेट सबसे पहले हमें चाहिए होगा कोटा का सर्टिफिकेट, मतलब इंडिया का जो कोटा है उसका सर्टिफिकेट हमें चाहिए होगा, जिसकी मदद से हम इंपोर्ट करवा सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट को दूसरे देश से अपने देश के अंदर। तो डेट सबसे पहले वो ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस करवाएंगे। मतलब हमने अब क्योंकि हमने सोच लिया है कि हमें दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करवाना है, मतलब दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट को खरीदना है, तो डेट वो दूसरा कंट्री है, उसको जब हम पेमेंट करेंगे तो वो मे बी रुपीस में एक्सेप्ट कर ले पैसा, लेकिन ज़्यादा चांसेस वो नहीं करेगा। जैसे अगर आप ही को कोई बोलेगा कि ये लीजिए ये चाइनीस यान है, मेरे को मतलब चाइनीस का मतलब दूसरा कोई भी कंट्री का अगर आपको करेंसी देता है, उसके बदले में आपसे कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करता है, तो आप सीधा बोल दोगे यहाँ पे ये नोट नहीं चलता है, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को इंडिया का ही पैसा दे।
सो दैट इसके लिए आपका जो एक्सपोर्टर है उसे भी उसी की कंट्री का पैसा चाहिए रहेगा जिसमें वो कंफर्टेबल होगा। इसलिए उसके लिए आपको चाहिए रहेगा फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस, यानी कि आपको उस कंट्री का, जिस भी कंट्री से आप प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हो, उस कंट्री का जो भी करेंसी है वो आपको चाहिए होगा, यानी कि उस फॉरेन का जो करेंसी है उसे आपको एक्सचेंज करना होगा अपनी करेंसी से। सो दैट इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो आरबीआई से रिलेटेड, आरबीआई से जो कंसर्नेड बैंक होते, जो उससे जुड़े हुए जो बैंक होते, वहां पे हम जाते हैं, वहां पे हम अप्लाई करते, काफी सारे फॉर्मेलिटीज को भरते, उसके बाद जाकर हमें कुछ लिमिट मिलती है कि आप इतने पैसे को एक्सचेंज कर सकते हो उस देश की करेंसी के साथ में। तो हम अपना इंडियन रुपीस देते हैं और उसके बदले में वो हमें उस देश की करेंसी दे देते हैं ताकि हम उसे पेमेंट कर सके, जो भी देश हमें प्रोडक्ट बेचने वाला है। नाउ हमने फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस भी करवा दिया। अब उसके बाद हमें ऑर्डर प्लेसमेंट करना है, यानी कि हमने जिसको भी ऑर्डर भेजा था, मतलब हमने 10-20 को इंक्वायरी की थी और हमने फिर उसके बाद एक को सिलेक्ट किया था, अब उसको हम बोलेंगे कि हाँ अब हम लोग तैयार है, एक काम करो, हम आपको ऑर्डर दे रहे इतना इतना क्वांटिटी में और ये क्वालिटी के पेन बना दो, मतलब जो भी आपको इसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए रहेगी वो सारी चीजें आप लिख दोगे, ऑर्डर दे दोगे उसे कि ये लो जी, आपको ये प्रोडक्ट बनाने हैं, इतने क्वांटिटी में बनाने हैं और इस जगह पे पहुंचाना है। ऐसे ऐसे जितने भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड होंगे उस प्रोडक्ट से वो सारी चीजें आप बता दोगे, कहाँ पे पहुंचाना है, कितने टाइम पे पहुंचाना है, कितने दिनों में पहुंचाना है, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी आपकी कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सारी चीजों को आप लिख कर उसे भेज दोगे रिटर्न में। नाउ आपने ऑर्डर भी दे दिया, अब ठीक है। अब वो जो इम्पोर्टर है, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट प्रोसीजर में पढ़ा था, जो एक्सपोर्टर होता है वो गारंटी के लिए इंपोर्टर से लेटर ऑफ क्रेडिट मांगता है, यानी कि एलसी मांगता है कि मुझे भरोसा नहीं है, आप मेरे देश के नहीं हो, आप मेरे कोई पहचान के भी नहीं हो, क्या भरोसा मैं आपके लिए प्रोडक्ट बना लूँ, कल को आप बोलो कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, फिर मेरे पैसे कौन देगा। इसलिए मुझे गारंटी के लिए चाहिए कि आपके पास इतने पैसे हैं कि मेरे प्रोडक्ट के लिए आप पैसे दे सकते हो। इसलिए मतलब आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है उसको जानने के लिए, उसकी गारंटी के लिए उसे एक लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए रहता है, तो उसको आपको देना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने बैंक में जाना पड़ेगा, वहां से आपको एक फॉर्मल काफी सारे फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर वहां से आपको आपके बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट मिलेगा। बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट वो होता है कि बैंक जो होता है वो गारंटी देता है कि नहीं, ये जो पर्सन है इसके पास इतने पैसे हैं कि ये आपका जो प्रोडक्ट है उसकी पेमेंट कर सकता है, मतलब वो गारंटी लेता है कि ये जरूर देगा आपके पैसे, आप चिंता मत करो। तो उसके लिए वो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो बैंक से लेगा और फिर वो जो एक्सपोर्टर है उसे भेज देगा। अब हमने लेटर ऑफ क्रेडिट भी भेज दिया है, क्या कर चाहिए, अब एक सीएफ एजेंट चाहिए, मतलब सीएनएफ एजेंट चाहिए जो हमें कस्टम क्लियरेंस करवा के देने वाला है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एक्सपोर्ट प्रोसीजर में कि हम एक सीएफ एजेंट को अपॉइंट करते हैं ताकि हम कस्टम क्लियरेंस करवा सके। बेसिकली चाहे हम इंपोर्ट करवाए या एक्सपोर्ट करवाए, हमें दोनों ही सिनेरियो में कस्टम क्लियरेंस करवाना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए उस कस्टम क्लियरेंस करने के लिए काफी लेंथी प्रोसेस रहती है। सबसे पहले इंपोर्ट प्रोसीजर में कैसे देखा था, उसमें हमें शिपिंग बिल लाना पड़ता है, फिर काफी सारे डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करने पड़ते हैं, फिर हमें कार्टिंग ऑर्डर मिलता है, फिर मेड से हमें जाकर आगे और भी काफी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं, तब जाके कस्टम क्लियरेंस मिलता है। वैसे ही यहाँ पे भी आपको कस्टम क्लियरेंस करने के लिए काफी लेंथी प्रोसेस करनी पड़ती है। इस वजह से उतना प्रोसेस अगर आप करोगे तो फिर प्रोडक्ट कौन बनाएगा, इसलिए उस प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट वही सारे प्रोसेस आप करोगे तो बाकी के जो काम है, पैसे अरेंज करना, वो सारे काम आप कौन करेगा। इस वजह से सो दैट उसके लिए आप एक सीएफ एजेंट को अपॉइंट करते हो जो वो कस्टम हाउस में जाकर वो सारे क्लियरेंस का काम करेगा प्रोडक्ट को अनलोड करवाने के लिए। नाउ अब आपने एक सीएफ एजेंट को भी हायर कर दिया है। अब उसके बाद आपको आता है एक शिपमेंट एडवाइस, मतलब आपके पास आएगा इंपोर्टर की तरफ से शिपमेंट एडवाइस। हमने देखा था एक्सपोर्ट प्रोसीजर के अंदर कि जब एक्सपोर्ट प्रोसीजर के अंदर देखा था कि जब हम यहाँ से प्रोडक्ट को भेज देते हैं तो हम इंपोर्टर के पास एक शिपमेंट एडवाइस भेजते हैं, जिसके अंदर जो हमारा जो कैप्टन है शिप का वो हमें एक रिसिप्ट बना के देता है, वो भेज देते हैं। फिर उसके अंदर जो बिल ऑफ लैडिंग है वो भेज देते हैं, और भी काफी सारे से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारी चीजों की कॉपीज जो है वो हम शिपमेंट एडवाइस में भर के दे देते हैं इंपोर्टर को। तो सो डैट वो जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास आता है। शिपमेंट एडवाइस का मतलब ये नहीं कि कोई एडवाइस दे रहा है, यहाँ पे हमें फॉर्मल डॉक्यूमेंट आता है एक्सपोर्टर की तरफ से इंपोर्टर के लिए, ताकि वो जो इंपोर्टर है वो जितने भी मतलब कस्टम क्लियरेंस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करने जो होंगे वो सब वो जमा कर सके इस शिपमेंट एडवाइस की मदद से कि ये शिप आ रही है, इसके अंदर ये गुड्स भरे हुए हैं, वो सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन है वो शिपमेंट एडवाइस के अंदर लिखी हुई होती है। नाउ यहाँ तक तो हमारा जो
सेकेंड जो स्टेज था वो खत्म हो जाता है। अब तीसरे स्टेज में क्या होता है, वो जो इम्पोर्टर है, एक्सपोर्टर है, वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, मतलब अभी आपके पास वो शिपमेंट एडवाइस नहीं आई है, वो जो डॉक्यूमेंट्स है जितने भी, वो सब अपने बैंक को दे देता है, वो जमा कर देता है अपने बैंक के अंदर कि यहाँ से हमारा जो गुड्स है वो भेजा चुका है। अब ये जो मतलब डॉक्यूमेंट्स है वो आप हमारा जो इम्पोर्टर है उसे दे दो, ठीक है, और उससे पैसे ले लेना आप। सो डैट अब ये जो बैंक है वो इम्पोर्टर को कहता है कि अगर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बेसिकली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं यहाँ पे लिखा भी गया है कि बिल ऑफ लैडिंग रहता है, पैकिंग लिस्ट रहता है, कमर्शियल इनवॉइस मतलब जो बिल है प्रोडक्ट का वो भी रहता है उसके अंदर, फिर सर्टिफिकेट और ऑफ ओरिजिन भी रहता है, फिर सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर रहते हैं, वहाँ पे रहते हैं बैंक के पास। और अगर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उस डॉक्यूमेंट के बिना आप वो गुड्स को नहीं ले सकते, सो डैट वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको या तो पेमेंट करनी होगी या तो बिल ऑफ एक्सचेंज देना होगा साइन करके कि आप इस दिन में ये पैसे दे दोगे। बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली एक मतलब ऐसा मान लो चेक की तरह ही होता है, लेकिन इस तरह से होता है, उस पर आप तुरंत पेमेंट नहीं करते हो, आप एक टाइम दे देते हो, 1 महीना 2 महीने कितना भी का टाइम दे देते हो, वहां पे साइन करके दे देते हो गारंटी के लिए कि इतने दिन बाद मैं आपको ये पैसे दे दूंगा। ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज भी दे सकते हो या तो सीधी जो आपको पेमेंट भी आप दे सकते हो, तो डेट उसके बाद आपको वो जो डॉक्यूमेंट्स वो मिल जाते हैं, ठीक है। अब सेकंड जो स्टेप आता है वो है बिल ऑफ एंट्री। अब ये जो सीएफ एजेंट्स होता है वो बिल ऑफ एंट्री जो है वो कस्टम क्लियरेंस के लिए इकट्ठा करता है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए, जो भी कस्टम क्लियरेंस के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन सब डॉक्यूमेंट्स को वो इकट्ठा करता है अपने पास ताकि वो कस्टम क्लियरेंस करवा सके। नाउ अब जो थर्ड स्टेप हमारा आता है वो है डिलीवरी ऑर्डर। डिलीवरी ऑर्डर मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो अब हमारे पास आ जाता है, मतलब हमारा जो डॉक है, हमारा जो पोर्ट है, वहां पे वो जो शिप है, जिस शिप पे एक्सपोर्टर ने प्रोडक्ट्स भेजे थे वो शिप वहां पे आ जाती है। अब उस शिप का जो कंपनी है, शिपमेंट कंपनी जो है, वो हमें देती है एक डिलीवरी ऑर्डर, जिसको मतलब वो एक बेसिकली बिल है जिसके अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन लिखी गई है, रिटर्न में इंफॉर्मेशन लिखी रही है, जैसे पोर्ट से आ रहे हैं, कितने बजे से आए हैं, कितने टाइम पे ये निकले थे, ये वेसल्स कितने, कौन सी वेसल है, ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई होती है उस डिलीवरी ऑर्डर के अंदर। और डिलीवरी ऑर्डर कब मिलती है, जब हम जो बेसिकली जब पेमेंट करते हैं तो उसके बाद वो मिलती है, ठीक है। तो मतलब जब भी हम फ्लाइट के पेमेंट कर देंगे, जो उसने भाड़ा लगा है उस शिप को लाने का, वो पेमेंट करने के बाद वो हमें डिलीवरी ऑर्डर वो जो रिसिप्ट है वो दे देता है, और उस रिसिप्ट की मदद से हम आगे अपना जो कस्टम क्लियरेंस का काम है वो करने वाले हैं। अब फाइनली यहाँ पे अब हमें चाहिए होता है कस्टम क्लियरेंस, क्योंकि देखो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भिजवाना है या फिर दूसरे कंट्री से एक कंट्री में लेके आना है, तो उसके लिए आपको चाहिए रहता है कस्टम क्लियरेंस, तो वो लेना पड़ेगा आपको अगर अपने बॉर्डर के अंदर से लेके आना है उस प्रोडक्ट को, तो इसलिए अब कस्टम क्लियरेंस चाहिए। तो कस्टम क्लियरेंस के लिए हमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करने पड़ेंगे, काफ़ी सारे अथॉरिटीज़ को हमें जो पेमेंट है वो करनी पड़ेगी, और ऐसे ही काफ़ी सारे जो काम है, डॉक्यूमेंट्स है, वो जब जमा हो जाते हैं उसके बाद जाकर हमें मिल जाता है कस्टम क्लियरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही हमें कस्टम क्लियरेंस मिल जाता है उसके बाद हम प्रोडक्ट्स को अनलोड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अब अनलोड करने के लिए तो हम लोग तैयार है, कस्टम क्लियरेंस कर चुके हैं, अब पैसे अभी हम देने ही वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंपोर्ट का स्टेज खत्म हो जाता है कि अब प्रोडक्ट हम निकाल चुके हैं, निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट जो आता है स्टेज वो है पोस्ट इम्पोर्ट स्टेज, मतलब कि हम प्रोडक्ट तो आ चुका है, आप इंपोर्ट करवा चुके हो, अब इसके बाद जो स्टेज है वो है पैसे देने की बारी। अब क्योंकि प्रोडक्ट आ चुका है, पैसे देने की बारी आ चुकी है, तो सबसे पहले जितने भी हमारे ड्यूज है, जितने भी खर्चे जितने भी हमारे हुए हैं, जितने भी हमारे पैसे देने बाकी है, वो सारे पैसे से की जो पेमेंट है वो अभी हम करने वाले इस स्टेज के अंदर। सबसे पहले हम लोग पोर्ट ट्रस्ट के जो जितने भी ड्यूज होंगे, जितने भी हमारे पैसे देने बाकी होंगे, अगर नहीं दिए होंगे तो वो सारे जो पेमेंट्स है वो सीएफ एजेंट्स करवा देगा, मतलब हम उनसे पेमेंट दे देंगे और वो सीएफ एजेंट जो है वो पोर्ट ट्रस्ट के जो अथॉरिटीज है उन्हें जो पेमेंट जो उनकी थी वो दे देगा। फिर आगे के जो ड्यूज थे हमारे, जैसे कि कस्टम ड्यूटी भी देनी होती है। बेसिकली कस्टम ड्यूटी कब देनी होती है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करवाते हैं, और जब हम कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करवाते हैं तो हमें वहां पर कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, वहां पे हमें एक्सेस ड्यूटी देनी पड़ती है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर होता है एक कंट्री के अंदर और वो दूसरे कंट्री में बिकता है, सो डेट उसे हमें एक्सेस ड्यूटी देनी पड़ती है कंट्री से दूसरे, अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में बेचने के लिए। और जब हम दूसरे कंट्री से कोई प्रोडक्ट अपने कंट्री में मंगवाते हैं तो वहां पे हमें कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। बेसिकली एक चार्ज है, टैक्स है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, सो डेट वो जो कस्टम ड्यूटी का जो टैक्स है वो भी हमें भरना पड़ेगा, वो भी हमारा सीएफ एजेंट जो है वो भर देता है हमारे बिहाफ पे, मतलब हमें ही पेमेंट देना होता है, इनडायरेक्टली वो हमारे बदले में वो दे देता है और वो हमसे पैसे ले देता है, ठीक है।
नाउ अब तीसरा जो काम होता है वो होता है इंश्योरेंस प्रीमियम का। मतलब जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम, मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट जो भी किया था उसके अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम भरने का जो काम था वो आपका था। मे भी हो सकता है वो जो एक्सपोर्टर है वही भर दिया हो, तो वहां पे आपको भरने की जरूरत नहीं भी पड़ती है। बट अगर वो नहीं भरा होता है तो उसके बदले में आपको भरना पड़ता है, वो इंश्योरेंस प्रीमियम का जो पेमेंट है वो आपको करनी पड़ती है। तो डेट अब वो आपको करनी पड़ेगी। अब उसके बाद आपको पेमेंट करनी है फ्राइट की, मतलब वो भी जो शिपमेंट कंपनी ने जो आपका जो प्रोडक्ट लेके आया है भाड़ा उसका देना पड़ेगा आपको। अगर नहीं दिया होगा एक्सपोर्टर ने तो आपको देना पड़ेगा उसके बिहाफ पे, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा होगा तो ठीक है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि आप पेमेंट करोगे उस फ्राइट का, यानी उस शिप का भाड़ा आप दोगे प्रोडक्ट लाने का, तो उसको आपको ही पेमेंट करना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो आपको नहीं करने की जरूरत है। तो अब यहाँ पे आपने फ्लाइट की भी पेमेंट कर दी। अब उसके बाद आप करोगे एक्सपोर्टर की पेमेंट। अब जिस प्रोडक्ट आपने मंगवाया है, अब टाइम आ चुका है, या वो जो एक्सपोर्टर है वो आप बोल रहा है कि आपके पास अब गुड्स आ चुके हैं, आप मुझे इसके पैसे दे दो। अब पैसे देने की बारी आ चुकी है, तो अब हम उसे पैसे देंगे। जो एक्सपोर्टर है उसे अब हम पैसे दे देंगे, ठीक है। और उसके बदले में जो भी हमने उसे बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था, मैंने आपको बताया था ना, अभी हमने बताया था रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में, कि जो बैंक है उसे हमने या तो बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया होगा या तो उसको मतलब डायरेक्ट पेमेंट दे दी होगी। तो डायरेक्ट पेमेंट ना देकर मान लीजिए हमने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, कि साइन करके दे दिया कि मैं इतने दिन बाद दे दूंगा, तो जितना भी टाइम लिया होगा हमने, जितने भी टाइम लिया होगा उतने दिन बाद हमें उसे पेमेंट कर देनी है। अब हमने एक्सपोर्टर है उसे भी पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद भी एक काम बच जाता है जो है फॉलो अप। मतलब क्या है, जो हमारे पास गुड्स आए अब उसकी चेकिंग होगी कि देखते हैं अब ये जो गुड्स आए हैं वो सही है कि नहीं, कुछ डैमेज तो नहीं हुआ है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर। ये सारी चीजें को देखने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है तो हम एक्सपोर्टर जो है उसे बताएंगे कि देखो आपके प्रोडक्ट में ये खराबी है, या फिर क्वालिटी क्वांटिटी में ये कम है, या फिर और भी जितने प्रॉब्लम्स होंगे वो बताएंगे हमारे एक्सपोर्टर को। या तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो फिर आगे हम जो भी काम उससे करने वाले थे वो करेंगे, अपने बिजनेस यूज में जो भी इस्तेमाल करने वाले थे वो करेंगे। नाउ फाइनली जाकर यहाँ पे हमारा जो इंपोर्ट प्रोसीजर है वो खत्म हो जाता है। यहीं तक इंपोर्ट प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई भी माइंड में क्वेश्चन होता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट के बारे में जानना है कि इस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं जो मुझसे छूट गया होगा बाय चांस, तो आप चाहो तो उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर कर दो ना। आज की बात हो गई। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरपोर्ट रेट। क्या होता है वो जानने वाले हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तो उस वीडियो को देखनी है तो ये जो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट आपको दिख रही है इसे क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना, अगर मैं अपलोड कर दिया होगा तो। और अगर नहीं किया होगा तो ये जो राइट में आपको चैनल दिख रहा है इसको सब्सक्राइब कर देना। मैं हर रोज 7 बजे हर एक वीडियो अपलोड करता हूँ, हर रोज 7 बजे एक वीडियो अपलोड करता हूँ, सो डैट आप लोग 7 बजे इंतजार करना वीडियो का।